हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, हमारे आसपास ना बहुत सारे मेटल्स, मटेरियल्स और ये काफी सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास क्या होता है, मैटर होता है। हर एक चीज किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। तो वो जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, वो असल में बना हुआ है किससे, एटम से। ऐसा कुछ थ्योरीज ने कहा। अब ये एटम है क्या? एटम बच्चों ऐसा माना जाता था कि ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी चीज की जिसको हम तोड़ नहीं सकते। और ठीक है, एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो जो वर्ड एटम है इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब एटोमियो, विच मीन्स अनकटेबल, जिसको काटा नहीं जा सकता, और नॉन डिविजल या फिर जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, एटम है। अब इसके बारे में ना काफी सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना रिसर्च किया, और फाइनली एक साइंटिस्ट आए जिनकी थ्योरी जो है बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है, कि उनके जो थ्योरी है वो साइंटिफिक बेसिस पे मानी जाती है। वो थे जॉन डाल्टन, जिन्होंने क्या दी, एटॉमिक थ्योरी दी फॉर मैटर। देखिए, जॉन डाल्टन कौन थे, एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे, जो कि इसीलिए, क्योंकि जो इनका नाम क्या था, जॉन डाल्टन, इसीलिए इनकी थ्योरी का नाम पड़ गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इन्होंने, इनकी जो थ्योरी थी ना, वो यही सब चीजें बताती थी कि भाई जो एटम है वो क्या है, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है। अब इन सब चीजों से क्या हुआ कि ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इन सबको हम बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए। अगर किसी को भी इनमें कोई डाउट है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या है, या फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उनको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये सारी तो ये चीजें एक्सप्लेन कर पा रहा था सारे लॉस को, मगर इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आई, ये ना इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कई बार ना कोई सब्सटेंस जो है कैसे, जैसे कि अगर मैं रब करता हूँ सिल्क को किस पर, ग्लास पर, ठीक है, तो क्या हो जाता है ना, सिल्क जो है वो चार्ज हो जाता है। या फिर जैसे अगर आपने कॉमन एक चीज करी हो, कभी जब आप कंघा जो है अपने बालों से लेके गुजरते हो ना, तो कंघा बार बार करोगे अगर बालों पे, तो क्या होगा ना, थोड़े समय बाद उस पे अगर आप कोई छोटे छोटे कागज के टुकड़े लगाओगे ना, तो कागज के टुकड़े ना उस पे चिपकने लगते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है। तो वो किस वजह से हुआ कि क्योंकि ना जो एटम्स थे उसके, वो क्या हो गए हैं, चार्ज हो गए हैं। पर अब इस चीज को ना एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो इस चीज के लिए ना कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, आगे और धीरे धीरे खोज को करना अपना शुरू किया, और ये सिलसिला चलता रहा आगे, जिसकी वजह से हमें आगे जाकर क्या मिले, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले। यानी कि एटम के अंदर भी पार्टिकल्स मिले। वो एटम जिसको हम क्या मान रहे थे पहले कि भाई इसको तो तोड़ ही नहीं सकते हम, उसके अंदर भी हमें पार्टिकल्स मिले। कौन कौन से पार्टिकल्स मिले भाई, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जैसे हमें पार्टिकल्स उसके अंदर मिले। तो अब हम बात करेंगे एक एक करके कि भाई किस किस तरीके से इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया गया, ऐसे पार्टिकल्स जो कि क्या है, हमारे एटम से भी छोटे हैं। देखिए, उस समय क्या था कि कुछ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पे ना एक्सपेरिमेंट चल रहे। ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस तरीके से फ्लो कर रही है, इस पे भाई एक्सपेरिमेंट चल रहे थे थ्रू गैसेस, कि गैसेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किस तरीके से चल रहा है। तो ये सब चीजें हम बात करें, इससे पहले एक चीज हमें और समझनी जरूरी है, क्या, कि जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब एक तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज है मेरा, और दूसरी तरफ भी अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। एक तरफ अगर नेगेटिव है, दूसरी तरफ भी नेगेटिव है, तो ये भी दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1893 में माइकल फैराडे जो है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चों,
जिसमें इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को ना एक सॉल्यूशन से पास किया, ठीक है, एक सॉल्यूशन भरा हुआ था और उस सॉल्यूशन में क्या किया इन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। अब वो सॉल्यूशन कैसा था, उसमें ना अलग अलग तरह के सॉल्ट भरे हुए थे, अलग अलग तरह के उसमें सॉल्ट भरे हुए थे। अकड़, अब यहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस हुई, ठीक है, एट द इलेक्ट्रॉन्स विद रिजल्ट इन द लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रॉन। देखो हुआ क्या है, यहाँ पर इन्होंने क्या रखा, सॉल्यूशन रखा। अब इस सॉल्यूशन रखा हुआ है यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट का, इसी में क्या रखा हुआ है इन्होंने, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोड सिंपली एक मेटल है जिसपे क्या हो रही है, हमारी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होनी है, ठीक है, जिसपे हमारी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होनी है। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड, ये भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड। अब ये किसमें रखे हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर रखे हुए हैं। तो एक से क्या होगा, लिबरेशन होगा, ठीक है, एक से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरे पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। हालांकि इस चीज के बारे में हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में, पर अभी के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि क्या होगा, एक से कोई मटेरियल बाहर निकल रहा है और एक से क्या हो रहा है, कोई मटेरियल जाके इकट्ठा हो रहा है। इन मिड 1850s बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे 1850 के आसपास, उन्होंने क्या किया, स्टडी करना शुरू किया, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें किसकी, फैराडे की, ठीक है, पर्टिकुलरली हम किसकी बात करेंगे, फैराडे की। क्या उन्होंने स्टार्ट किया पढ़ना, पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स ले ली उन्होंने, ठीक है, कि मतलब उन ट्यूब्स को क्या कर दिया गया था, खाली कर दिया गया था, पूरी पूरी ट्यूब को नहीं, पर कुछ हिस्सा ट्यूब का हमने क्या कर दिया था, खाली कर दिया था, यानी कि उसमें क्या होगा, वैक्यूम होगा। और उनको हम क्या कहने लगे, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। उनको हम क्या कहने लगे, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। अब उनमें होता क्या था, उनमें ना दो पीस तो मेटल के लगे हुए होते थे, ये देखिए इस तरीके से दो पीस मेटल के लगे हुए होते थे। कौन कौन से मेटल के पीस, ये रहे, एक पीस तो मेटल का हमारा ये हो गया जिसको हम बोल रहे हैं कैथोड, और एक पीस हमारा मेटल का हो गया जिसको हम बोल रहे हैं एनोड, ठीक है। ये जो रेड कलर से हमने शो किया है यहाँ पे एनोड है, और जो यहाँ पे हमने ब्लू कलर से शो किया है ये हमारे पास क्या है, कैथोड। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। टू थिन पीसेज ऑफ मेटल्स फॉर इलेक्ट्रोड सील्ड इन इट, द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई हमने ये कैथोड रे ट्यूब ले ली, ठीक है, इसमें हमने बात करी कि दो पीसेज ऑफ मेटल हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स, जो कि क्या है, इसके अंदर बंद कर रखे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है ना, गैसेस से, ये केवल कब देखा जा सकता है, जब प्रेशर लो हो और वोल्टेज हाई हो। अब ऐसी बात हम क्यों कर रहे हैं, इस चीज को जरा सा समझते हैं। देखिए, जब भी हम क्या बात करेंगे बच्चों, हाई प्रेशर क्यों नहीं लिया हमने, ठीक है, यहाँ पर हमने प्रेशर की बात कर रहे हैं, हमने हाई प्रेशर क्यों नहीं लिया, इस चीज को समझते हैं एक बार। देखो प्रेशर अगर क्या हो जाता बच्चों, हाई हो जाता, तो सोचो जब प्रेशर हाई है, अगर आप लोग क्या करते हो, कोई ना नल खोलते हो, ठीक है, और उससे एक पाइप कनेक्ट कर दो। अब नल को आप फुल स्पीड में खोल दो, तो पाइप से क्या होगा, बहुत ज्यादा पानी अचानक से गिरने लगेगा, ठीक है, बहुत स्पीड से पानी। तो इसी तरीके से क्या होगा, अगर आप हाई प्रेशर लगाओगे ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो फ्लो कर रहे हैं गैस के, वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब क्योंकि हमें क्या करना है, पार्टिकल्स को आयंस की फॉर्म में बदलना, तो जब हम क्या करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे और प्रेशर क्या हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, तो फिर हम लोगों को बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए कई बार ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। अब जब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, लो प्रेशर लेते हैं, और वोल्टेज हमें हाई इसलिए लेना है ताकि हम क्या कर सकें, इन पार्टिकल्स को हम किस में कन्वर्ट कर पाए, आयंस में कन्वर्ट कर पाए। जो हमारे पास एटम्स है इनको हम किस में कन्वर्ट कर पाए, आयंस में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी अगर इस चीज में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। अब देखिए, जब भी क्या करते हैं हम, हाई वोल्टेज हमने अप्लाई कर दी, तो क्या होता है, करंट ना स्टार्ट कर देता है फ्लो करना, ठीक है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड, ये वाला इलेक्ट्रोड हमारा, अगर मैं दिखाऊंगा आपको, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड, ठीक है, करंट यहाँ से चलेगा, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड कैथोड से करंट यहाँ से चलेगा और किस पे फ्लो करना शुरू कर देगा,
एनोड की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। कैथोड से करंट चला और इसने कहाँ फ्लो करना शुरू कर दिया? एनोड की तरफ फ्लो करना शुरू कर दिया। ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि किस डायरेक्शन में करंट हमारा फ्लो कर रहा है। अब देखिए जो फ्लो है करंट का, ये जो फ्लो है करंट का, ये क्या कहलाता है? भाई ये कैथोड रेज है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? कैथोड रेज, जो कि कहाँ से कहाँ जा रही है? कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है। इनको हम बोलते हैं कैथोड रेज, या फिर हम बोलते हैं कैथोड रे पार्टिकल्स। और ये जो फ्लो है करंट का किससे? कैथोड से एनोड की तरफ, इसको हम चेक कैसे करते हैं बच्चों? इसको चेक करने के लिए ना हम क्या करते हैं, भाई कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, तो एनोड की तरफ वाली जो ट्यूब है ना, उसके कोने पे ना हम एक मटेरियल लगा देते हैं। मान लो ये मैंने इस पे क्या कर दिया? मटेरियल लगा दिया। अब मटेरियल लगा दिया तो क्या होगा? थोड़ी सी फूल जाएगी, है ना, ऐसा लगेगा ना हमें थोड़ी फूली फूली सी है। तो ये जो मटेरियल हम लगाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? भाई ये कोटिंग है किसकी? फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फेट। जरूरी नहीं हम सिर्फ जिंक सल्फाइड की ही लगाएं, और भी कई तरह की कोटिंग्स आती हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है क्या, कि फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड की हम कोटिंग लगा सकते हैं। और जब क्या होगा कि ये रेज टकराएंगी, किससे टकराएंगी? जिंक सल्फाइड की इस कोटिंग से टकराएंगी ना, तो एक ब्राइट स्पॉट, एक चमक आएगी इसके ऊपर, ठीक है, एक ब्राइट स्पॉट आएगा इसके ऊपर ऑन दी कोटिंग, जिसको हम क्या कर सकते हैं? इजीली देख सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि भाई कोई ना कोई चीज तो यहाँ से वहां फ्लो कर रही है, ठीक है। अब इन रेस को भले ही हम नहीं देख पा रहे, लेकिन हमें ये तो मालूम चल गया एटलीस्ट कि कोई ना कोई चीज यहाँ पर क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। देखिए एक बार फिर से इस डायग्राम में, ये ऊपर वाला ही डायग्राम है, बस फर्क इसमें क्या है कि यहाँ पर फ्लोरोसेंट कोटिंग लगा रखी है, ठीक है। ये देखिए आप, फ्लोरोसेंट कोटिंग लगा रखी है। कई बार ना यहाँ पे परफोरेटेड भी लिख देते हैं इधर, तो परफोरेटेड और कुछ नहीं है, मतलब क्या हुआ कि भाई इधर हमने कोटिंग लगा दी तो हमको क्या लगेगा कि थोड़ा थोड़ा ना फूल सा गया है, और वही चीज है। चलिए अब इस एक्सपेरिमेंट को समझने के बाद हम इसके रिजल्ट पे बात कर लेते हैं कि इसकी क्या क्या रिजल्ट है। देखिए पहला जो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो क्या है कि कैथोड रे जो है वो स्टार्ट होती है किससे? कैथोड से, और मूव करती है किसकी तरफ? एनोड की तरफ। ये तो अभी हम देख ही चुके हैं, तो ये ओके है। दीज रेज आर नॉट विजिबल। अब ये जो रेज है ना, इनको हम देख तो सकते ही नहीं, मैंने पहले ही बताया। हम क्या करते हैं इनको, कि भाई ये है, ये पता लगाने के लिए हम लोग एक फ्लोरोसेंट कोटिंग उस पे लगा देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? फ्लोरोसेंट कोटिंग ट्यूब के एंड पे लगा देते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाए कि अच्छा इस तरीके की कोई ना कोई रेज होती है यहाँ पर, ठीक है। हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल, कौन कौन से हो सकते हैं? वो फ्लोरोसेंट मटेरियल्स हो सकते हैं या फिर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स हो सकते हैं, जो कि ग्लो करते हैं जब जब क्या किया जाता है? उनको हिट किया जाता है, कि मतलब कोई चीज उनसे टकराती है तो क्या करते हैं? ग्लो करते हैं। अब देखो जो टेलीविजन होता है ना बच्चों, टीवी, टीवी में भी ना सेम यही टेक्निक इस्तेमाल होती है। टीवी में भी ना ऐसे कैथोड रे ट्यूब लगी हुई होती है आगे, और ये जो कैथोड रे ट्यूब है ना, ये इस पे क्या होता है? जब फ्लोरेसेंस आती है, ठीक है, तो क्या होती है? चमकती है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, जब भी क्या होगा, अगर भाई इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड बाहर से नहीं लग रही है, तो ये रे हमेशा क्या करती है? ट्रेवल करती है किसमें? एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। भाई ये रे कैथोड से चली और एनोड की तरफ चली, तो बिल्कुल सीधी सीधी चलेंगी। कब तक? जब तक कि कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखे हैं। लेकिन जैसे ही हमने क्या कर दिया? बाहर से इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, चाहे मैं लगा दूं इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैं लगा दूं मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है ना, ऐसे बिहेव करने लगेंगे जैसे कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो, ठीक है। ये ऐसे बिहेवियर करेंगे जैसे कि कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो। तो यहाँ से हम लोगों को ये चीज क्लियर हो गई कि भाई ये ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है कोई ना कोई जरूर। तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या है? कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कि भाई ये जो कैथोड रे हमने ली है इसमें क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जिनको हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं इनको। अब इनकी एक खासियत है, क्या खासियत है इनकी?
इलेक्ट्रॉन्स की। तो देखो हमने बात कर ली इसी तरीके से किसकी, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे कि भाई इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी खासियत क्या है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता। मतलब चाहे आप इलेक्ट्रोड, चाहे आप मेटल कौन सा ले लो, जिंक ले लो, चाहे आप कॉपर ले लो, चाहे आप मरकरी ले लो, चाहे आप प्लेटिनम ले लो, चाहे आप कोई सा भी मेटल ले लो, इससे इस चीज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके का निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होगा, एक ही तरीके का आपको मिलेगा। एंड द नेचर ऑफ गैस, आप गैस भी कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। गैस आपने कोई सी भी ली हो, इससे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेगा किस तरीके का निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर तरह के मेटल के अंदर, हर तरह के एलिमेंट के अंदर एक ही तरह के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं इलेक्ट्रॉन्स हर किसी एटम के अंदर, ठीक है। तो हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है किसके, ऑफ ऑल दी एटम। इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है किसके, ऑल दी एटम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इससे पहले कोई भी आपको डाउट आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।